प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 4 ऊष्मा कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में है, पहले ये देखो, हम दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है आदि। तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो? तो प्यारे बच्चों, हम ऊष्मा का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, कपड़े सुखाने में करते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो। इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊष्मा मिलती है। ईंधन के जलाने से भी हमें ऊष्मा मिलती है। मान लो कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, तो इन दो बड़े चिन्हों के बीच छोटे भाग हैं, तो फिर एक छोटे भाग का मान क्या होगा? तो एक भाग का मान तो 1/20, और 20 से भाग देंगे तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 0.05। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान उसको माप सकते हैं। 35 से 42 उसका प्रेशर होता है। कितना होता है? 35 से 42 तक उसको काम में ले सकते हैं हम। क्या यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का उस तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो नहीं, ये जरूरी नहीं है। सभी व्यक्तियों का जो तापमान होता है कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो सभी का औसत तापमान, सामान्य तापमान निकाला हुआ है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है प्यारे बच्चों, अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापो। तो आपको अपने 5 साथियों के नाम यहाँ लिखने हैं और उनके तापमान यहाँ लिखने हैं, तो खुद लिख लोगे आप। आगे प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम में लिया जाए। तो अपने स्कूल में प्रयोगशाला तापमापी को देखो। प्रयोगशाला तापमापी का चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसके पेज नंबर 40 जो है उसके ऊपर उसका चित्र दिया हुआ है, आप खुद बना लेंगे। ठीक है। आगे है, इस तापमापी से मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों, न्यूनतम तापमान जो होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा, अधिकतम होगा 110। तो प्रीसर इसका कितना होता है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को माप सकता है। तो न्यूनतम हो गया 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का, और अधिकतम हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5 है, सोच कर बताओ, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापों द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है? डॉक्टरी थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का ताप ज्ञात करते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी से किसी भी वस्तु का ताप नोट किया जा सकता है। ये मुख्य अंतर है, और उनके प्रेशर का अंतर भी हम लिख सकते हैं। आगे है, क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि जब इस तापमापी को मुंह से निकालते हैं तो पारे का तल तेजी से नीचे गिरने लगता है। ठीक है। और जो डॉक्टरी तापमापी जो होता है उसमें गुंडी लगी होती है, नोब लगी होती है, जिससे उसका तापमान नीचे नहीं गिरता, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, कारण बताएं। तो यहाँ देखो, एक लड़की जो है वो गर्म गुनगुना और ठंडा पानी लिए हुई है। इस हाथ को गर्म में डाल रखा है, इसको ठंडे में डाल रखा है, बीच में गुनगुना पानी रखा हुआ है। क्योंकि ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती है, इसलिए ठंडे पानी वाली अंगुली को गुनगुने पानी में डालेंगे तो गर्म लगेगा, और गर्म पानी वाली को गुनगुने पानी में डालेंगे तो ठंडा लगेगा। क्योंकि ऊष्मा जो है वो हमेशा किस तरफ चलती है? गर्म से ठंडे की ओर जाती है। ठीक है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट। चालन के अलावा भी ऊष्मा का हस्तांतरण दो और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकिरण और संवहन। ठीक है। चालन विधि तो है जैसे ठोस के अंदर इस कण से उस कण में, इस कण से उस कण में ऐसे चले, और विकिरण सीधी किरणों के रूप में, और संवहन तीसरी विधि है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। पता करो
नीचे दी गई परिस्थितियों में उष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि से जाती है? तांबे के तार में प्यारे बच्चों चालन विधि से होगा, जल में संवहन से जाएगी, सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा पहुंच रही है वो विकिरण विधि से पहुंच रही है, दूध के गर्म करने में संवहन विधि काम में आएगी, और लोहे की छड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म करने में चालन विधि काम आएगी, अंगीठी से कमरा गर्म करने में यहाँ पर संवहन विधि काम आएगी। इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है? तो यहाँ पर चालन विधि का कै और अड़य, संवहन में ख ग और च, और विकिरण विधि कहाँ काम में आई उनके नाम ही आपको लिखनी। आगे गतिविधि 2 है। यहाँ पर देखो, एक लड़का और एक लड़की, ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करो वहाँ से उष्मा सभी दिशा में आगे बढ़ जाती है, में उष्मा ऊपर की ओर अधिक क्यों जाती है, यही देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को अपने शिक्षक की निगरानी में करें। सामग्री इसके लिए उफन नली, पानी, जलती हुई मोमबत्ती, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 छोटे रवे। ओपन नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डाल दो, पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो। रंग किस दिशा में फैलता है? तो रंग ऊपर की ओर फैलता है। जब परख नली को हम नीचे से गर्म करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें लाल दवा डालेंगे, तो आपको जो लाल दवा ऊपर जाती नजर आएगी, ऊपर फैलती हुई नजर आएगी। इस पानी को फेंक कर फिर परख नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाए, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा रवा डालो, इस बार नीचे से रखे हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो। रंग अब किस दिशा में फैल रहा है? तो नीचे से ऊपर की ओर फैल रहा है। प्रयोग ए में रंग फैलने का और प्रयोग ब में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? दूसरी स्थिति में रंग का फैलना तेजी से होता है। पानी से नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? तो गर्म होगा। नीचे की ओर आने वाला पानी कैसा होगा? गर्म हो गया, ठंडा तो ठंडा होगा। आगे चलते हैं। तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और 5 कुचालकों के नाम लिखो। चालक भी होते हैं जिसमें से उष्मा गुजर जाती है आसानी से, तो तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी। कुचालक लकड़ी, पानी, चमड़ा, ईंट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कुचालकों के। एक लोहे की छोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज को कसकर लपेटो। पूरी तरह से लोहे को छुरा से जलाने की कोशिश करो। क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं जलता। कागज तुरंत नहीं जलता। आगे है, पानी के पन्ने को आधा काटो, दोनों तरफ से उसे ऐसे नाव के रूप में पकड़ो कि उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर कागज के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो। तो आप कागज के कप में भी पानी को उबाल सकते हैं। कागज नहीं जलता क्योंकि कागज को जलने के लिए उसको ज्वलन ताप चाहिए, तो ऊपर जो पानी है वो उसकी उष्मा को ले लेता है, कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने देता और जलता नहीं है। तुम क्या देखते हो? हाँ, पानी गर्म होने लगता है कागज के कप में। क्या पानी गर्म होता है? हाँ। क्या कागज तुरंत जलता है? नहीं जलता। सूर्य से हम तक उष्मा या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि चालन में उष्मा को आगे चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है तथा सूर्य से पृथ्वी के मध्य का बहुत बड़ा हिस्सा निर्वात है, इसलिए नहीं पहुंच सकती। विकिरण और चालन में क्या अंतर है? कण गति नहीं करते, उष्मा कणों द्वारा गति करती है। विकिरण में कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ दूरी ऐसी भी है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो फिर भी हमारे पास यहाँ तक विकिरण विधि से सूर्य की उष्मा आ रही है। दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण लिखो। कपड़ा का गर्म होना, सूखना, आग के पास बैठकर शरीर का गर्म होना, प्रेस की गर्मी का अनुभव करना, सूर्य की गर्मी अनुभव करना, ये विकिरण के 4 उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक हैं और उससे और वो हमें गर्मी से बचाते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? गहरे रंग के, ऊनी, क्योंकि ये उष्मा के अच्छे अवशोषक हैं।
जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी। सर्दियों में ऊनी वस्त्र में किस प्रकार गर्म रखते हैं? तो ऊनी कपड़े शरीर के अंदर की गर्मी को अंदर और बाहर के ठंडक को बाहर रखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भाप के इंजन में ऊष्मा खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में ऊष्मा वायु की क्या है? कुचालक। जब दो पिंडों का ताप एक समान होता है तो ऊष्मा का हस्तांतरण रुक जाता है, बिल्कुल सही बात है। चांदी ऊष्मा की क्या है? तो यहाँ लिखेंगे सुचालक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही व गलत कथन छांटो और गलत प्रश्नों को सही करके लिखो। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होता है, ठंडा करने पर सिकुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल गलत बात है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसको ठीक करके लिखेंगे, ये गलत था। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की और बिना किसी माध्यम के ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बिना किसी माध्यम के जो ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण विधि से पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।